नेक्स्ट हेडिंग पिरामिड ऑफ एनर्जी। दो पिरामिड हमारे हो चुके हैं। पिरामिड ऑफ नंबर हो गया था, पिरामिड ऑफ बायोमास हो गया था। थर्ड वन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it represents the amount of energy at different trophic levels per unit area. एनर्जी वाला अपन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, कौन सा लॉ? 10% लॉ, कि जो टोटल एनर्जी है उसका सिर्फ 10% जो है वो अगले टॉपिक लेवल के ऊपर पास आउट होता है। डेफिनेटली नीचे वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी का अमाउंट जो है वो कम होता जाएगा। दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। अपराइट, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, कोई भी हमें ज्यादा एनर्जी ऊपर वाला नहीं देगा। इट इज ऑलवेज अपराइट। %10 लॉ में लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अभी तक बेटा हम लोगों ने टोटल कुछ कुछ वर्ड्स पढ़े हैं कि इकोसिस्टम किसे बोलते हैं, मैनमेड और नेचुरल दो तरह के होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फूड चेन, फूड वेब, उसके बीच में अपन ने ट्रॉपिक लेवल, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ये सारे वर्ड देखे। फूड चेन और फूड वेब डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। हमें कोई भी फूड चेन और फूड वेब को एक्सप्लेन मतलब लिखने के लिए, एग्जांपल देने के लिए आएगा। उसके बाद में अपन लोगों ने अभी देखा पिरामिड, तो 3 तरह के पिरामिड्स हो गए। अपने को ज्यादा से ज्यादा टिक करने के लिए आ सकता है कि भाई कौन सा अपराइट होता है, कौन सा इन्वर्टेड होता है, कौन से दोनों हो सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन इसके ऊपर बैठते हैं पिरामिड वाले पे। आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा। 10% लॉ डेफिनेटली न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ सकता है कि नीचे प्लांट के पास कितना 1000, 2000 या इतने किलो जूल ऑफ एनर्जी है, तो अगले लेवल पर कितनी एनर्जी होगी या उसके ऊपर लेवल पर कितनी एनर्जी होगी। उसके अलावा एक क्वेश्चन है कि किसी भी, जो मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक लेवल को हटा दिया तो उसके कारण नीचे वाले और ऊपर वाले टॉपिक लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। इतना पार्ट हमारा कंप्लीटेड है। अब हम लोग ले रहे हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखिए, इट इज द फिनोमेना या प्रोसेस that involves it is the phenomena that involves the progressive increase in harmful non-biodegradable chemicals at different trophic levels, in a food chain. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 2 मार्क के लिए लिखने के लायक कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एक्सप्लेन। चलिए, क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? डिपोजिशन। अब क्या चीज डिपॉजिट हो रही है?
तो इट इज हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सब्सटेंसेस। एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम इसके अंदर लेते हैं वो मैं अभी लिखवाऊंगी, फुल फॉर्म भी लिखवाऊंगी उसका। इट इज डीडीटी। अभी आपने नाम सुना बाई चांस, तो केमिकल आता है डीडीटी। ये केमिकल नॉर्मली जो भी फार्मर्स होते हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि डीडीटी जो है वो एक ऐसा केमिकल है जो पेस्टिसाइड्स को किल करने का काम करता है। नॉर्मली अगर अपन भी उसको घर के आसपास छिड़क दें तो थोड़े मच्छर वगैरह कम हो जाते हैं, थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम ग्रो होते हैं, फ्लाइज वगैरह का अमाउंट कम हो जाता है, उनके नंबर्स कम हो जाते हैं। तो दैट इज अ केमिकल कॉल्ड एज डीडीटी। सस्ता मिलता है, इसलिए जो भी फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, पूरे डीडीटी का छिड़काव कर दिया। छिड़काव मींस दे हैव स्प्रेड इट ऑन देयर क्रॉप्स। क्या होगा, ये डीडीटी डेफिनेटली नीचे सेटल डाउन होगा। नीचे जाने के बाद प्लांट्स की रूट्स तक पहुंचेगा। रूट्स तक पहुंचने के बाद इट इज एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कौन हो रहा है, वाटर। लेकिन वाटर के साथ में कौन जा रहा है, डीडीटी। अब ये डीडीटी जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब इट इज नॉट डिग्रेडेड इन द बॉडी। डिग्रेड होने का मतलब जैसे हमने कोई चीज खाई तो वो डिकम्पोज हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, डाइजेस्ट हो गई, जो भी वर्ड अपन है। तो प्लांट के अंदर भी जब वो गया तो या तो वो डिग्रेड हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और या फिर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो एज इट इज रह जाएगा। जैसे प्लास्टिक, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे ही डीडीटी कैसा है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब प्लास्टिक को प्लांट नहीं खा रहे, लेकिन डीडीटी बाय डिफॉल्ट उनकी बॉडी में पहुंच गया। अब प्लांट को किसी दूसरे एनिमल ने फीड किया, ठीक है। अब प्लांट ने तो कितना पानी पिया, थोड़ा सा। डीडीटी कितना गया, इतना सा। लेकिन जैसे ही उस प्रोड्यूसर से हम ऊपर पहुंचे, फर्स्ट किसको ने गया, प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर ने कोई एक प्लांट तो खाया नहीं, उसने तो बहुत सारे प्लांट्स खाए। तो जितने प्लांट्स उसने खाए, क्या होता जा रहा है उसकी बॉडी में, थोड़ा 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 करके वो डीडीटी जो है वो डिपॉजिट होता जा रहा है। अब उसके ऊपर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर। वो कोई एक प्राइमरी कंज्यूमर तो खा नहीं रहा, वो ऐसे बहुत सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहा है। तो जो चीज प्लांट में इतनी सी थी वो प्राइमरी कंज्यूमर में इतनी हो गई, सेकेंडरी कंज्यूमर में और बढ़ गई। क्यों, क्योंकि उसने बहुत सारे प्राइमरीज को खाया और प्राइमरीज ने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को खाया। तो इनसे डीडीटी यहाँ पहुंचा, बहुत सारों में पहुंच गया, इन बहुत सारों को इसने खाया, इन सबके अंदर भी डिपॉजिट हो गया। ऐसे ही सबको टर्शियरी वाले ने खाया, बहुत सारा उसकी बॉडी में डिपॉजिट हो गया। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अमाउंट जो है वो हमेशा इंक्रीज ही होता जाएगा। इस इंक्रीज को हम लोग नाम देते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। लैंग्वेज अपन ने लिखी है, इट इज द फिनोमेना दैट इन्वॉल्व्स प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इंक्रीज इन, किसमें इंक्रीज हो रही है, हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या केमिकल्स। और कहां पर, एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब अपन इसमें कॉमन एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल ऑफ केमिकल इज, लिखिए डीडीटी, डॉट डॉट लगाकर लिखना डीडीटी, या सिंपल बिना डॉट के भी लिखोगे लेकिन कैपिटल लेटर जरूर लेना। डॉट लगाओ मत लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखना। इट इज डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो आएगा क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। मैंने कैपिटल लेटर सिर्फ इसलिए लिखा है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये डाइक्लोरो का डी इधर है, ये डाइफिनाइल का डी इधर है, और ट्राइक्लोरो का टी इधर है। इसलिए मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। अदरवाइज हम लोग नॉर्मली सब कुछ स्मॉल लेटर्स में लेते हैं।
तो DDT इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इथेन ETHANE, ठीक है। चलो नेक्स्ट ओजोन लेयर, नेक्स्ट हेडिंग ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला लिखिए, द केमिकल सिंबल ऑफ ओजोन इज O3, O के नीचे 3। क्या काम है ओजोन का? इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ फ्रॉम द ultraviolet, harmful ultraviolet rays of the sun. Ozone protects the earth from harmful ultraviolet radiations of the sun. दो मिनट वो बाद में बात करते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जो कॉमन नेम होता है दैट इज CFC। CFC इज फ्लोरोकार्बन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर को धीरे धीरे करके कम करता जा रहा है उसके लिए हमारे पास नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एटमॉस्फेयर में जाता है और जाके ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और धीरे धीरे ओजोन के अमाउंट को कम करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पर यूज होता है? in as a refrigerant and also in AC, बट इसके यूज को बैन कर दिया गया इन द ईयर 1987। 1987 में जाकर के हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने क्या, यहाँ पे वर्ड है हमारे पास, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये इतना छोटी छोटी चीज ही लर्न करने की है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने 1987 में एक पार्ट को साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट में था कि अब हम ये CFC के यूज को बैन करने जा रहे हैं। इलीगली चालू है लेकिन लीगली इट इज बैन, ठीक। और अभी अपन ने सुना होगा कि हाँ भाई कोरोना के टाइम पे, कोविड टाइम पे डेफिनेटली ओजोन लेयर ने अपने आप को वापस से रीहील किया क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल एटमॉस्फेयर में बहुत कम हो गया था। तो ओजोन में जो होल है वो अपने आप को वापस से रिफिल करना चालू कर दिया। तो जो भी आपको लिखना हो, या ओजोन लेयर के बारे में आपको जो भी लिखना है, शॉर्ट टॉपिक 2-3 लाइन 4 लाइन का, वो आपको समझ में आएगा कि ओजोन का फॉर्मूला आप लिख दो, ओजोन क्या काम करता है, वो हमें प्रोटेक्शन का काम करता है, ये वो सब लिख दिया। CFC उसे डिप्लीट कर रहा है, ये सारा का सारा शॉर्ट नोट ऑन ओजोन हो गया। उसके बाद ऐसे ही एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मैनेज द गार्बेज। हेडिंग लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है, मैनेज द गार्बेज। हाँ जी, हमारे पास कितने आर होते हैं? 5 आर। बोलिए। रिड्यूस, recycle, refuse, recover। अभी पहले तक, साल 2 साल पहले तक हमारे पास 3 आर थे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। कि यूज कम कर दो, जो आप फेंकने जा रहे हो उसका रीयूज कर लो, और या फिर ऐसी चीजें यूज करो जिसका रिसाइकलिंग पॉसिबल है। तो पहले 3 आर होते थे, अभी 5 आर हो गए, एक रीफ्यूल और एक रिकवर। रीफ्यूल मतलब कोई भी चीज ऐसी होनी चाहिए जो वापस से फ्यूलिंग कर सके। यहाँ पे पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहे, मेन बात जो यहाँ पर करी जाती है वो वाटर के लिए करी जाती है कि वाटर जो है वो हमारे पास में
धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। तो हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। जो भी बारिश का पानी आ रहा है वो ऐसे ही बह के रिवर्स में पहुंचता है, रिवर से सी ओशन में पहुंच जाता है और बेकार हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि वो पानी हमारे काम में आए तो हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होना चाहिए। घर की छत के ऊपर से नीचे आने के लिए एक पाइप होना चाहिए। वो पाइप इतना लंबा हो कि वो अर्थ में नीचे तक जा पाए। थोड़ा उसको लंबा करिए 10-20 फीट तक। हम क्या करते हैं वहीं छोड़ देते हैं तो वो तो नाली में बह गया। नाली में बहने वाला नहीं, कैसा करना है उसको 10 to 20-30 फीट नीचे जाए। जब वो नीचे जाएगा तो हमारे वाटर लेवल को, हमारी जो वाटर टेबल है उसको रिफ्यूलिंग का काम करेगा। तो यहाँ पेट्रोल स्कूटी में नहीं भरवा रहे, वाटर वापिस से हम हार्वेस्टिंग, इसे बोलेंगे वाटर हार्वेस्टिंग। और रिकवर करना मतलब जो भी चीज हम लोगों ने यूज में ले ली है उससे हम लोग वापिस कुछ नया बनाए। एक तरह से हम लोग अभी वर्ड यूज करते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, है ना, कि भाई वो चीज भाई रिड्यूस में तो कम यूज कर रहे हो, रीयूज का मतलब अभी दिवाली आई, दिवाली की सफाई चल रही है, प्लास्टिक के कंटेनर किचन में से मम्मा ने निकाले, नए भर दिए, फेंक दिया, फेंको मत, उन्हें किसी और चीज के लिए यूज कर लो, या कम से कम मेड्स को दे दो तो वो अपने घर में जाके उसे रीयूज कर लेंगे। तो बाहर कचरा बढ़ाने की बजाय उसे रीयूज करिए। रिसाइकल, पेपर वगैरह से बनी हुई चीजें हैं जो वापस रिसाइकलिंग हो सकती है। रिफ्यूलिंग, वाटर हार्वेस्टिंग और रिकवर, क्या कर रहे हैं हम, उससे कुछ नया बना, यहाँ नया नहीं बना रहे थे, उसको एज इट इज यूज कर रहे हैं। रिकवर में से हम उसमें से कुछ वापस से नया बनाएंगे और नया बना के हम उसको वापस से यूज करेंगे। जैसे सिंपल सी बात है कि शू बॉक्सेस वगैरह ये जो होते हैं ये सब अपन फेंक देते हैं, इसको अपन लोगों ने वापस से कवरिंग कर लिया और कवर करके किसी चीज में यूज कर लिया। प्लास्टिक के कंटेनर्स फेंक दिए, उसकी जगह उसे डेकोरेट करिए, अपर पार्ट काटिए, उसे पॉट्स के फॉर्म में यूज कर लीजिए, प्लांटिंग के लिए ग्रो करिए और यूज करिए, दैट इज कॉल्ड एज रिकवर। तो वी हैव 5 R's which manage the garbage that we produce। ठीक, उसके अलावा हमारे पास एक पार्ट होता है कि हमारे पास में ये मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये कि कुल्हड़ होते हैं, कुल्हड़ पता है मिट्टी के बने हुए जो हम लोग चाय कॉफी वगैरह के लिए यूज करते हैं, कुल्हड़। तो द यूसेज ऑफ कुल्हड़ इज यूजफुल और नॉट, या जो चाय के लिए कुल्हड़ यूज होते हैं, कप्स यूज हो रहे हैं, वो हमें यूज करने चाहिए या यूज नहीं करने चाहिए, इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको वहां पर रखना है। क्या बोलोगे? करने चाहिए, क्यों?